पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? इनमें से कौन मैटर है? तो दोस्तों मैटर यानी पदार्थ किसको बोलते हैं? इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैज सम मास, यानी जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसका कुछ आयतन हो, है ना, जिसका कुछ द्रव्यमान हो यानी जिसका कुछ मास हो, पहली बात, और दूसरा उसका कुछ वॉल्यूम हो, उसका कुछ आयतन हो। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे हाथ में जो पेन है, क्या इसको मैं मैटर यानी पदार्थ बोल सकता हूं? क्या बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ना, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, बिल्कुल सर। इसका कोई ना कोई आयतन भी होगा। क्या ये कोई जगह घेर रहा है क्या? भाई मेरे हाथ पे मैंने ये पेन रख दिया तो इसने कुछ जगह घेर ली ना, क्योंकि अगर पेन नहीं होता तो इसकी जगह में कुछ और लाके रख सकता था। तो इसको क्यों जगह घेर ली? इसका कुछ वॉल्यूम है, आयतन। अगर इसको कहीं पर रखोगे तो इसका कुछ आयतन है ना, मतलब यानी ये कुछ जगह घेरेगा। तो कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैज सम मास, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो दोस्तों वाटर इसी का एग्जांपल है, पेन इसका एग्जांपल है, चेयर इसका एग्जांपल है। आपके चारों जो हवा है, एयर है, थोड़ी सी हाथ में लोगे उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, 0.002 ग्राम ही हो, चाहे होगा ना। समझ में आ गई बात को? तो वाटर जो है, जल, वो एक पदार्थ है। मिट्टी एक पदार्थ है। आपके कोई पत्थर पड़ा है वो एक पदार्थ है। यहां पर आप लोगों के कोई खाना पड़ा है वो भी पदार्थ है। आ गई बात समझ में? तो एनर्जी, थॉट, साउंड ये पदार्थ नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के बारे में आप लोगों को 4 चीजें बताई गई है। दोस्तों पदार्थ के बारे में मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको आती है तो पहले आंसर बता दीजिए, वरना मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों, कोई भी पदार्थ हो, चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं, इस पेन की ही बात कर लेते हैं ना, इस पेन की बात कर लेते हैं, इस पेन की बात कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी पदार्थ होता है ना, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। सर अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तभी वो कणों से मिलकर बना होता है क्या? नहीं। अगर कोई लिक्विड है, अगर कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट में भी है, तरल अवस्था में भी है, तब भी वो आप लोगों के बहुत पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो एक चीज तो आप लोगों को पता हो गई, ये क्लियर है कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो कणों से बना होता है। ये बात आप लोगों का पूरी तरीके से सही है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है, इनके बीच में थोड़ी जगह होती है। कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसके कणों के बीच में गैप बहुत कम होता है। कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसके पार्टिकल्स यानी कणों के बीच में गैप ज्यादा होता है, लेकिन गैप होता है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करें दोस्तों, जैसे ठोस अवस्था में ये जो कण होते हैं ना, वो बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तरल में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच का गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में उतना आकर्षण नहीं होता, थोड़ा कम होता है। गैस के कण थोड़े दूर दूर रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे तरल अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, पदार्थ किसी भी अवस्था में हो, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता ही है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो ये बात आप लोगों को गलत बताई गई है। दोस्तों लिक्विड और गैस की हम लोग बात करी जाए, जैसे स्पेशली गैस के, इसके पार्टिकल्स बहुत रैंडम मोशन करता है, कोई कहां भाग रहा 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 है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों का सही है। हालांकि मैं बताऊं, सॉलिड ठोस अवस्था के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भी मोशन करते हैं, गति करते हैं, बस अपनी जगह करते हैं, ये अपनी जगह करते हैं, थोड़ा वाइब्रेट करते, अपनी जगह करते हैं। ठीक है, गति केवल इसको थोड़ी बोलोगे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, अपनी जगह से थोड़ा सा हिल रहा है, चाहे चिन्ना सा हिल रहा हो, इसको भी तो गति बोलोगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया एएलपी में, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं क्या? हाँ, पदार्थ दोस्तों जिन कणों से मिलकर बना होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं, अपनी आंखों से आप लोग देख ही नहीं सकते। क्लियर है क्या? तो यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्या पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है क्या? मैंने अभी अभी बताया, बिल्कुल दोस्तों होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों जो पदार्थ के कण होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है? कुछ गैप होता है।
अगर बात करें ठोस अवस्था में जो कण होता है ना, उनके बीच में गैप काफी कम होता है। गैसीय अवस्था के कणों की बात करी जाए, उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, लेकिन गैप होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ के कण के स्थिर अवस्था में होते हैं कि नहीं, ये कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। सबसे ज्यादा मोशन किस में होता है? गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आगे ये बात समझ में? अच्छा दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इस बात को प्रूफ करके बता दूं क्या? चलिए, आपने क्या लिया, ये एक ग्लास लिया, एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या था? पानी था। ग्लास में क्या था? पानी था। पानी एक पदार्थ है क्या? तो अगर ये पदार्थ है तो ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। बात सही है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। आपने ऊपर से डाल रहे हो नमक, नमक भी क्या एक पदार्थ है क्या? बिल्कुल या नहीं, नमक भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। दोस्तों, जैसे ही आपने थोड़ा सा नमक डाला, टेक्निकली होना क्या चाहिए था? पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने देखा पानी का स्तर उतना ही है, बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पानी जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, उनके बीच में खाली स्थान है, और उस खाली स्थान में जो नमक के कण है, जो नमक के पार्टिकल्स है, वो अंदर आके बैठ गए। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता? होता है सर। क्लियर है? चले आगे। बिल्कुल सर, बात आगे समझ में। चलिए बताओ सर, हवा पदार्थ है नहीं? बिल्कुल है यार, हवा बहुत सारी गैस का ही तो मिक्सचर है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? तो दोस्तों, आप अपने चारों ओर जो पदार्थ देखते हो, कौन कौन सी अवस्था में होता है पदार्थ? जैसे ये वाला पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, सॉलिड में। यहां पर जो पदार्थ है, ग्लास के अंदर जो पानी है, ये वाला पदार्थ किस अवस्था में? लिक्विड स्टेट में। दोस्तों, अपने चारों ओर आप लोग देखोगे, दिखेगी नहीं, लेकिन है तो गैस ना, तो आप लोगों को लगेगा पदार्थ तीन अवस्था में होता है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैस अवस्था। नहीं दोस्तों, एक और होती है, मतलब दो और होती है। जब आप लोग किसी सॉलिड को गर्म करते हो तो ये मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट मिलती है। लिक्विड को और गर्म करोगे तो गैस मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है। गैस को दोस्तों और गर्म करोगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस जिन कणों से मिलकर बना होता है, उस पर चार्ज आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है, ठीक है। इस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। सिमिलरली दोस्तों, जब हम लोग किसी पदार्थ को बहुत कम टेम्परेचर पे, स्पेशली गैस को बहुत कम टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी, उसके पार्टिकल से गति करना बिल्कुल बंद कर देंगे, है ना। मतलब ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टोटल 5 अवस्था आप लोगों की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। टोटल 5 अवस्था की खोज हो चुकी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो दोस्तों, चाहे ठोस अवस्था में हो पदार्थ, तरल अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, सभी में पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा, जैसे अगर हम लोग बात करें, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में गैप काफी कम होता है। गैप कम क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। लिक्विड के में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा है, तो उतना आकर्षण नहीं है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा गैप है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहां पर मिलेगा? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताएंगे, ठोस का आकार और आयतन के बारे में बताइए, ठीक है। शेप और वॉल्यूम के बारे में बताइए। चलो, सबकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पदार्थ जनरली 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए दोस्तों, सॉलिड की बात करी जाए, जैसे ये पेन का कुछ शेप है, अगर मैं इसको यहां की जगह मेरे पॉकेट में रख लूं तो इसका शेप चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे इसका कुछ वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। या अगर एक सिलेंडर है तो कैसे निकालोगे? इसका ये वाला एरिया इंटू ये लेंथ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी इसको कहीं पर रख दोगे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। बात करें लिक्विड की, दोस्तों लिक्विड का शेप फिक्स होता है क्या? जैसे ये पानी है, अगर मैंने इसको ग्लास में रखा है तो ग्लास का शेप ले लिया, अगर किसी कटोरी में रखता तो कटोरी का शेप ले लेता, यानी इसका शेप क्या है? फिक्स नहीं है। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर मान लो इस ग्लास के अंदर 500 ml पानी है, तो इसको कटोरे में डालूंगा तो 500 ml ही रहेगा, 500 से 600 नहीं हो जाएगा, 200 नहीं रह जाएगा। तो ये फिक्स रहता है। बात करी जाए दोस्तों गैस की, तो इसका कोई शेप ही फिक्स नहीं। इस कमरे में छोड़ोगे किसी गैस को, पूरे कमरे में फैल जाएगी, कमरे जैसा शेप ले लेगी, ठीक है। तो इसके कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना ही इसका कुछ वॉल्यूम है।
अगर इसको कमरे में छोड़ोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी जो कमरे का आयतन होगा वही गैस का आयतन हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो फिक्स ये भी नहीं होती है। तो बताओ, सॉलिड की बात करी जाए तो ये दोनों चीजें फिक्स होती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पे, ठोस के कणों के बीच में क्या सही है? ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उनके बारे में क्या आप लोग बोलना चाहोगे? दे मूव्स रैंडमली, यानी जो उसके कण होते हैं रैंडमली मूव करते हैं, कोई कहां भाग रहा है कोई कहां पर भाग रहा है। इतनी एनर्जी होती है क्या? नहीं। सॉलिड का तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में आता है कोई पदार्थ। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, उनको हीट दोगे, उनके पार्टिकल्स को एनर्जी दोगे, तब वो आपके इनके बीच का गैप बढ़ेगा, तब वो लिक्विड स्टेट में जाएंगे। और हीट दोगे और गैप बढ़ेगा, तब वो गैसीय अवस्था में जाएंगे। ठीक है, तो यार ये बात तो सही नहीं है। क्या इनके कणों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं सर, ये बात भी सही नहीं है। क्या इनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है कि? नहीं सर, सबसे ज्यादा होता है, तभी तो ये बिल्कुल पास पास में है। तो ये बात भी सही नहीं है। दे आर अरेंज इन एन ऑर्डरली मैनर, बिल्कुल ये बिल्कुल एक अच्छा तरीके से अरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है जो एक दूसरे को आपस में बांध के रखते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो दोस्तों पदार्थ आपका अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। अवस्था में परिवर्तन में आप लोगों को एक ही बार में समझा देता हूं, ध्यान से समझ लो। दोस्तों कोई सॉलिड है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे या जब आप लोग इसको हीट दोगे, इसको गर्म करोगे, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को और हीट दोगे या गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को और गर्म करोगे तो प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है मेल्टिंग। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। दोस्तों ध्यान रखो, इवेपरेशन भी आपने नाम सुना होगा। इवेपरेशन क्या है अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट जब होती है इसको कहते हैं वेपराइजेशन, और गैस जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। दोस्तों कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब जस्ट इसका उल्टा, जब किसी प्लाज्मा को ठंडा करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को और ठंडा करोगे, इससे हीट निकाल दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को और ठंडा करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन दोस्तों लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप है। जब आपने ठंडा किया यानी इससे हीट निकाली, इससे एनर्जी निकाली, तो पार्टिकल्स के पास में एनर्जी बची नहीं, तो कहां आ जाएंगे? बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। और पार्टिकल जब बिल्कुल पास पास में होते हैं इसे तो सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो प्लाज्मा से का गैस में कन्वर्जन कहलाता है डीआयनाइजेशन। गैस का लिक्विड में कहलाता है क्या? डिपोजिशन, सॉरी कंडेंसेशन, हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसको संघनन। और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। दोस्तों अगर कोई गैस ऐसी होती है ठंडा करने पे सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। उसको क्या पूछ रहा था, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड में आएगी, फिर और ठंडा करोगे तो सॉलिड में जाएगी। लेकिन कोई गैस अगर सीधे ही उसमें हो रही है, इस प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। क्लियर है? चले आगे। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ दोस्तों, गर्मी के समय जो पानी होता है वो हम लोग मटके में रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। तो आपको पता है उसके अंदर पानी ठंडा रहता है, उसके होता रहता है, बाहर आता रहता है पानी, हल्का हल्का पानी लीक करता रहता है। ठीक है, हल्का हल्का पानी बाहर आता रहता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये सन है, ये सूर्य है, तो सूर्य से जो सूर्य की किरणें आएगी वो अपने साथ में क्या लेके आती है? एनर्जी लेके आती है। ये एनर्जी क्या करेगा? इस पानी को गर्म करेगा। लेकिन जो एनर्जी इस पानी को गर्म करती है, अब वो एनर्जी लग कहां पर रही है? धीरे धीरे जो पानी बाहर आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है? इस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है, और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी वो जो एनर्जी इस पानी को गर्म करने में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, अब वो कहां पर वेस्ट हो गई? ये बाहर थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड आ रहा है ना उसको गैस में कन्वर्ट करने की, इसलिए अंदर तो जो है ना वो एनर्जी पहुंची नहीं, हीट पहुंची नहीं, इसलिए पानी ठंडा रहेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस एनर्जी को लेके और उड़ जाएगा। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना तो अभी भी मैंने बताया वेपराइजेशन कहलाता है, हिंदी में से वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन सर ऑप्शन में वेपराइजेशन तो है ही नहीं, इवेपरेशन है। सर वेपराइजेशन और इवेपरेशन में डिफरेंस क्या है? हिंदी में दोनों को वाष्पीकरण बोलते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं।
दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, पानी है आपके पास में, पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, आपने और हीट दी, इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और हीट दी बढ़ के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और हीट दी बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात सही है क्या? गर्म पानी हो गया जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। और अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना, उबलना स्टार्ट हो गया, यानी लिक्विड से अब गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अपने क्वथनांक पर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन अगर पानी या कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपरेशन। दोस्तों समुद्री पानी है, आपने सुना होगा समुद्र के पानी पे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ता है, सुना है क्या ये आपने? तो क्या समुद्र के पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस जो वाष्प में कन्वर्ट शुरू हो गया? नहीं, 100 से कम पे ही, 40 पे, 45 पे, 50 पे ये तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग यहां पर क्या सा वर्ड यूज करेंगे, इवेपरेशन। अरे जब आप लोग कपड़े सुखाते हो, जब आप लोग कपड़े आपने धोए ऊपर सुखाते हो, तो क्या वो सूख जाते हैं क्या? यानी आपके कपड़े में जो पानी है वो सारा उड़ गया क्या? क्या छत पे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? नहीं सर, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये घटना हो गई, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपरेशन। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो यहां पर भी कोई, यहां पर तापमान कोई 100 डिग्री थोड़ी था, 100 डिग्री से कम पे ही ये वाली घटना हो गई, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, इवेपरेशन को कम करेगा? दोस्तों आप ऊपर कपड़े सुखाने गए, अगर ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, यानी लिक्विड गैस में जल्दी कन्वर्ट हो गया, यानी इवेपरेशन काफी फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से तो इवेपरेशन की जो रेट है वो फास्ट होती है, ना कि कम होती है, इसको हटा दो। बात करते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दोस्तों आपने कोई भी कपड़ा धोया, ऊपर जाके सुखा रहे हो, एक तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बीच के आप सुखा रहे हो, एक बिल्कुल फैला के सुखा रहे हो। कब अच्छे से सूखेंगे, जब आप लोग फैला के सुखाओगे, क्योंकि जब आप लोग फैला के सुखाओगे तो ज्यादा एरिया, आपके कपड़े का ज्यादा एरिया सन की लाइट के कांटेक्ट में आएगा, यानी ज्यादा जगह से पानी वाष्प में कन्वर्ट होगा, इवेपरेशन आपका फास्ट होगा। तो इससे फास्ट होता है, कम नहीं होता। दोस्तों अगर हवाएं तेज चलेगी तो क्या होगा, तो जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर बेसिकली वो वाष्प कहां पर जा रही है, हवा में ही तो जा रही है। तो जैसे जैसे हवा आगे जाती जा रही है वो वाष्प को अपने साथ में लेते हुए आगे जा रही है। अगर मान लो विंड की स्पीड ज्यादा नहीं हो, मतलब हवा यहीं पर है, तो वाष्प लेती जाएगी, उसकी भी एक कैपेसिटी, फिर और वाष्प ले नहीं पाएगी, नहीं और भी इवेपरेशन नहीं करवा पाएगी। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड अगर फास्ट होगी, इससे इवेपरेशन फास्ट होता है, कम नहीं होता। तो बचा एक ऑप्शन, ह्यूमिडिटी का मतलब उस एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज्यादा, जलवाष्प बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में?